वेलकम बैक नाजरीन। जी मामून साहब। अच्छा सर, ये आपने जो इसका सवाल पूछा लग्जरी टैक्स का, ये देखे ना, पहले से इसके ऊपर बड़ी लीगल बैटल चल चुकी थी, कोर्ट्स के अंदर से हम हो आए थे, सारा कुछ हो गया था, उसके बाद ही रीइंस्टेट हुआ था। ये तो उस स्ट्रेटा ऑफ दी इकोनॉमी और उस स्ट्रेटा ऑफ दी सोसाइटी के ऊपर है जो ये अफोर्ड कर सकते हैं। आपने वो 2 कनाल से ऊपर के घर होंगे, आपने कह दिया कंस्ट्रक्टेड एरिया 2 कनाल, उसके ऊपर से आपने वो हटा दिया। और टैक्स लगाया किस पे? अगर मेरे से सवाल पूछे, टैक्स लगाया किस पे? जो बाल काटता है, जो शटरिंग की जो पाइप जो है, शटरिंग के पाइप लोगों को दे रहा है। बात अशराफिया को आपने छोड़ दिया है और आम जो वो उसका अशराफिया का पैसा आम शख्स को मिल रहा था उस पर आप टैक्स आपने कर दिया। ये किस तरफ जा रहे हैं? ये किस तरफ लगाना चाह रहे हैं? किसको ईज दे रहे हैं? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो नहीं हुई ना। उसके बाद सर एक इसके अंदर जो लीगल थोड़े से अमेंडमेंट्स आई हैं, वो ये आई है कि कुछ ऑर्डर्स थे जो अपीलेट ट्रिब्यूनल को आप नहीं फाइल कर सकते थे अगेंस्टली, वो अपीलेबल कर दिए इन्होंने, वो उसमें दे दिया। मगर उसमें भी एक लकूना छोड़ दिया, सेक्शन 61 के तहत जो ऑर्डर पास हो रहे हैं वो अपीलेबल फिर भी नहीं है। अच्छा, पावर्स जो पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की हद तक बात कर रहा हूँ, वहां पर जो है कुछ ऑर्डर्स छोड़ दिए गए जो अपीलेबल नहीं है ट्राइब्यूनल। ठीक है, अमेंडमेंट जरूर की क्योंकि इसकी डिमांड थी, इसका बार बार कह रहे थे कि भैया आपने बहुत अनब्राइटेड पावर्स दे दी उनको। पीआरए का तो ट्रिब्यूनल भी बंद है काफी अरसे से, बिल्कुल ऐसे ही मेंबर ही नहीं है। वो इसी यही वजह थी ना, इनको आप पावर्स देती गई तो इसको दोबारा से अब ये चलाना चाह रहे हैं। अब उसके अंदर सर दूसरी बात है कि पेनल्टीज की इंपोजिशन, वो बढ़ा दी गई है। डिफरेंट सेक्टर्स जो हैं उनको बीच में टैक्स करना, तो ये उसके बाद सर इन्होंने डॉक्टर्स के ऊपर, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स डॉक्टर के ऊपर 1500 से ज्यादा की फीस लेने वाले डॉक्टर्स के ऊपर इन्होंने सेल्स टैक्स लगा दिया। वो लगना चाहिए, लेकिन उनको पकड़ा किस तरह जाएगा? सर मेरा सवाल है वो इन्फोर्समेंट टीम कहां से लाएंगे? इन्फोर्समेंट टीम कहां से लेके आएंगे? कौन कौन ढूंढेगा? कहां कहां पे कौन कौन सा डॉक्टर बैठता है? उसके बाद सबसे बड़ा लकूना ये है कि उसकी इनकम टैक्स की रिटर्न ही नहीं आप रिकंसाइल कर सकते। आप सेल टैक्स लगा दें, वो सेल टैक्स पे कर देगा, चलो जी 5000 10,000 15,000 दे दो यार, उसको रिकंसाइल किस तरह करोगे? जो मामू साहब, वफाक के और सूबाई बजट में जो दोनों, वफाक की हुकूमत भी पीटीआई की है, सूबाई हुकूमत भी पीटीआई की है, तो आप फर्क क्या देख रहे हैं? और फर्क के साथ दूसरा ये भी बताइएगा, हुकूमत को करना क्या चाहिए? सर फर्क तो कुछ नहीं देख रहा, वही पॉलिसी ऊपर चल रही है कि बस किसी तरीके से काट पीट के जो है ना पैसा पूरा किया जाए। और करना ये चाहिए इस टाइम पर, जो आपका जो मेन सवाल है ना, वो करना ये चाहिए कि इस वक्त दोनों सूरतों में, दोनों जगहों पे आप जो है वो अपनी टैक्स बेस बढ़ाएं, चाहे फेडरल हो चाहे प्रोविंशियल हो। क्योंकि अगर मैं एमएम आलम रोड पे लाहौर की अगर ले ली जाए, कराची के अंदर मेन एरियाज में डीएचएस में मैं खोलता हूँ अपना रेस्टोरेंट, तो उसमें तो मुझे सेल टैक्स देना पड़ जाता है। वहां सिंध रेवेन्यू बोर्ड है, यहाँ पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी है। अगर मैं दूर कहीं कोई ढाबा लगाता हूँ तो उसपे मैं मुझे छूट है। बिल्कुल ठीक। आशिक भाई, एमनेस्टी स्कीम भी 30 जून आने वाला है, उसका अब टाइम खत्म होने वाला है, आप उसका रुझान देख रहे हैं लोगों का इस तरफ एमनेस्टी की तरफ आ रहा है? एमनेस्टी का देखिए जी, आज की डेट तक तकरीबन 5000 समथिंग अभी तक एमनेस्टी फार्म आए हैं पूरे पाकिस्तान में, और गारबन कोई 9 से 10 दिन बकाया रह गए हैं। तो आप ही के प्रोग्राम में बल्कि मेंबर ऑपरेशन हमारी बार में आई थी, उनको भी सजेशन दी थी कि ये टाइम बड़ा, इन्होंने एक शॉर्ट टाइम दिया है, इस शॉर्ट टाइम में अभी तक आपके क्वेश्चन आंसर ही, लोगों की ऑब्जर्वेशन ही क्लियर नहीं हो रही कि एमनेस्टी कैसे देनी है, क्या करना है। इवन कि कंसल्टेंट हजरात जो है जी, जो हम लोग अपने क्लाइंट्स की एमनेस्टी फाइल करना चाहते हैं, अभी तक उनका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। कोई आसान फेम जो है एमनेस्टी बनाए। एमनेस्टी होती है आसान तरीके से लोगों को रास्ता देना कि वो एमनेस्टी ले लें। तो मैं समझता हूँ इतनी टिपिकल और इतनी मुश्किल हालात में एमनेस्टी देना और इतने शॉर्ट टाइम के लिए देना, लोगों का भी इसमें फियर है, तो डर रहे हैं कि एमनेस्टी देंगे तो तारीख कहां तक बढ़ाई जाए, कहां तक? 31 दिसंबर इसका 31 दिसंबर तक टाइम दें ताकि लोग देखें। आप चाहते हैं रेवेन्यू कलेक्शन हो, जी जी, टैक्स का हदफ बढ़े ताकि लोग ज्यादा नेट में आए, यानी कि रिटर्न को इस दफा खत्म कर दिया जाए, उसको रोक लिया जाए, 2019-20 को इकट्ठा कर दिया जाए। 30 जून के बाद 10% सरचार्ज लगा दिया जी जी। अब 10% सरचार्ज जो बंदा 4% नहीं दे रहा, वो 10% फर्दर कैसे देगा? जी जी। तो इस तरह हायर रेट्स जो नहीं होने चाहिए, इसको चाहिए कि इन पे अमेंडमेंट करें और इसकी डेट को एक्सटेंड करें। और इसमें जो इन्होंने बैंक की क्लास रखी हुई है जी जी, या आपने वो कैश जो है बैंक में रखना जी। एक बंदे ने 10 करोड़ या 20 करोड़ रुपया वाइड करवाना है, वो कैसे इनसिक्योर हो जाएगा? वो पैसे लेके बैंक में जाएगा, चाहे रास्ते में उसके साथ कोई डकैती हो जाए, मिसहैप हो जाए, उसका सिक्योरिटी उसकी पैसों से कमा भी सकता है ना, कुछ कमा भी सकता है, बैंक में रखे उसको क्या मिलेगा उसमें? हाँ, तो इस तरह की जो मामलात हैं,
या कोई ऐसे कोई सीधे मामले इसको खत्म करके आपकी government- टैक्स बार कोई हुकूमत से मुतालबा करेगी इस हवाले से? हमने जी इसके डेट लिए के हवाले मुतालबा से? किया है कि इसमें एमनेस्टी को अगर आप चाहते हैं ये कामयाब हो, हम उनका साथ दे रहे हैं। देखिए लोगों को चाहिए कि नेशनल काज है, टैक्स एमनेस्टी गवर्नमेंट की एक अच्छी स्कीम है जी जी और रेट बड़े मुनासिब है। लोगों को इस टैक्स रेट में आना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा एमनेस्टी को अवेल करना चाहिए। जी जी लेकिन लोगों का ऐसा इंटरेस्ट इसलिए नहीं हो रहा कि टाइम शॉर्ट है, जी जी दूसरा लोग इसमें समझ नहीं पा problems रहे, है, समझ नहीं पा रहे। क्लैरिफिकेशन अभी तक आ रही है, अभी तक जी, उन लोगों को तरफ इसलिए चाहिए कि एमनेस्टी का टाइम एक्सटेंड करें और इसको जी। थोड़ा आसान कर दें जी जी ताकि एक फ्रेंडली एमनेस्टी हो। बिल्कुल ठीक है। उमर इकबाल ख्वाजा साहब, टाइम कम है, मैं सवाल 3-4 आपसे पूछना चाहता हूँ टाइम खत्म होने से पहले पहले। बाकी बजट अगर पास हो जाता है तो प्रैक्टिस सेक्टर की कीमतें, जो ज़मीन की कीमतें वो कहाँ खड़ी होंगी? आम बंदा घर ले सकेगा, जगह ज़मीन खरीद सकेगा या नहीं? अगर नहीं तो हुकूमत कोई बजट पास करने से पहले इसकी तरफ किस तरफ देखने की ज़रूरत है ताकि प्रैक्टिस सेक्टर जिससे रेवेन्यू भी ज़्यादा आ रहा था और काम कारोबार भी लोग इस तरफ पैसे भी लगा रहे थे और ब्लैक मनी भी डॉक्यूमेंटेड हो जानी थी, क्या तजवीज़ है आपके पास? देखिए प्रॉपर्टी सेक्टर के अंदर बड़े इंटरेस्टिंग बात है कि हुकूमत के अपने अहदाफ नहीं पूरे होंगे। जी जी हुकूमत जब मुख्तलिफ मदों में टैक्स डिडक्शन करवाती है, प्रॉपर्टी मैं खरीदने जाता हूँ या बेचने जाता हूँ तो एडवांस टैक्स डिडक्शन होती है। जितनी ज़्यादा ट्रांजैक्शन होती है उतना ज़्यादा टैक्स इकट्ठा होता है। अभी जो हुकूमत ने निज़ाम ला दिया है इसमें ट्रांजैक्शन बहुत कम हो जाएंगी विद ड्यू रिस्पेक्ट, बल्कि शायद रहें, क्योंकि अब अगर कंस्ट्रक्टेड घर में तो कोई ना उसमें इस तरह की सट्टेबाजी होती है, ना वो इन्वेस्टर्स ही होते हैं या रहने वाले होते हैं। उसके ऊपर भी 5 साल की आपने लगा दी है पाबंदी। अगर एक बिल्डर आज घर बनाता है और 2 साल बाद उसे बेचना चाहता है प्लॉट खरीद के तो उसको तो ढेर सारा टैक्स लग जाएगा। तो लोग तो घर बनाने, बिल्डर्स तो आउट हो जाएंगे मार्केट से, उसका नुकसान आम आदमी को होगा। जी। उनको चीज़ें प्रॉपर कीमत पर दस्तयाब ही नहीं रहेंगी। इसमें हुकूमत को चाहिए इसका जो पीरियड है ना कैपिटल गेन का, इसको कम करने की कोशिश, घरों पर 2 साल कर दे, प्लाटों पर 3 साल कर दे और इसको ईयर वाइज डिमिनिश करे। जैसे 1 साल में इन्होंने 25% छोड़ा है तो 4 साल बाद 50% छोड़ें, 6 साल बाद 70%। कोई उसकी लॉजिक भी नजर आनी चाहिए। ये नहीं नजर आना चाहिए कि हमने जबरदस्ती हर काम करना है। अच्छा, एक इनवाइस का भी अब नए वाज़ा करदा जो निज़ाम है उसके बाद अब कारोबार करना आसान रहेगा मुश्किल हो या मुश्किल हो जाएगा? मुश्किल, आपने इनवाइस के ऊपर एक नया शर्त लगा दी कि NIC नंबर लिखा होना चाहिए। जी जी देखिए आप पाकिस्तान में यकदम चीजें नहीं हो सकती। जो मैं आपको बता रहा हूँ बार बार, आप लोगों को रागिब करें, लोगों को डराएं मत। ये नहीं आपका रागिब नहीं कर रहे, आप लोगों को डरा रहे हैं कि अच्छा जिसकी इनवाइस के ऊपर नाम नहीं लिखा होगा हम उसका इनपुट नहीं देंगे। और भाई पाकिस्तान में आपके 114 सेक्शन है जिसके अंदर आपने रिटर्न देने के पाबंद हैं। उसके हिसाब से भी पाकिस्तान की 57% आबादी को टैक्स रिटर्न देने की जरूरत नहीं है। अच्छा उमर साहब, तो उनको क्यों आप बिलाजवाज निशाना बना रहे हैं? आप PTI के बहुत खास कारकुनों में शामिल हैं और मोहब्बत करने वाले हैं PTI से। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से क्या आप तवक्को कर रहे हैं कोई बेहतरी की तरफ कदम उनका होगा? मैं तो सर PTI को वही, हमारी तो PTI से मोहब्बत थी, अभी भी है, बल्कि थी क्या। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म से यही गुजारिश है कि अवाम के मसाइल को थोड़ा समझें और अपोजिशन की बजाय अवाम की चीखें निकल रही हैं, जी, जी। इनके पर गौर करें। बिल्कुल सही है। अवाम को जब तक हम महंगाई सहूलियत कम फराहम होगी, नहीं करेंगे। देखिए, आप जी, जी। मुल्क में महंगाई बढ़ती जा रही है, डॉलर का रेट अनब्रेडल्ड बढ़ता जा रहा है, कुछ जिसकी कोई वजह ही नहीं है। यकीन करें 150 रुपए के ऊपर डॉलर की कोई डिमांड है। ये खाम में अगर आप मिस्र वाला मॉडल लगाने के चक्कर में पाकिस्तान, हर मुल्क की अपनी ग्राउंड रियलिटीज है। हमारे मुल्क में लोग टैक्स देना चाहते हैं, दे भी सकते हैं। आप सिंगल पेज इनकम टैक्स रिटर्न कर दें और सिंगल पेज सेल्स टैक्स और PRA की रिटर्न कर दें। मैं आपसे कहता हूँ आपकी टैक्स कलेक्शन बढ़ जाएगी। फिर तो लोगों को भी जिम्मेदार ठहराए ना। लेकिन लोग ये नहीं कर सकते कि जाकर इनकम टैक्स के इंस्पेक्टर के नखरे भी देखें, उसके बाद 161 की सौंपते भी सोएं, जो गलती से टैक्स रह गया उसके ऊपर खुद पेनलाइज भी और साथ कैद की सजा भी लें। ये नहीं हो सकता। ये गुलामी का दौर नहीं है, बल्कि टैक्स पेयर्स को कमीशन दें, टैक्स पेयर को कलेक्शन चार्जेस दें। विद विद होल्डिंग आपका देखिए, आपने FBR की 92% कलेक्शन विद होल्डिंग पे है। जी जी और आपने इस मरतबा मिनिमम टैक्स 1.5% कर दिया है। अब ये इतना बड़ा जुल्म है, ये लोग समझते, बेसिकली टेक्निकल बातें ना, कारोबार 1.5% मिनिमम टैक्स के बाद क्या कमाई रह जाएगी? बड़े करीब से जानते हैं, एक्सचेंज को बहुत करीब से, आपने बिजनेस भी किया, उसको करीब से जानते हैं। डॉलर का ताल्लुक तो कुछ 10% बंदों से होगा जो ऊंच नीच मुल्क में करके अशराफिया जो बैठी है, डॉलर को ऊपर लेके नीचे लेके वो टैक्स देते हैं।
नहीं, दूसरा ये है जो अब मैं ये कहता हूँ कि डॉलर के ऊपर विदहोल्डिंग टैक्स क्यों नहीं लगाते? जो खरीदने जाता है बेचने जाता है उसका 10% टैक्स लगा दे, उसका नाम पता भी आएगा। मैं देखता हूँ डॉलर कैसे इस रेट पर कायम रहता है। बहुत अच्छी तजवीज है। ये तो आप देखिए, आपने खुद इस सेक्टर को जान के खुला छोड़ दिया। दूसरी बात, ये डॉलर की सट्टेबाजी में आम आदमी मुलव्वस नहीं है, लेकिन डॉलर के बढ़ने से सबसे ज्यादा नुकसान आम आदमी को होता है। यू हैव टू रिवाइज योर पेट्रोल प्राइसेस। वो लोग रातों रात करोड़पति बन जाते हैं, वो कमा लेते हैं। बड़ा आसान सा काम है। अच्छा, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है, दिस हैज बीन अ हिस्ट्री। एक हमारे दुनिया में मशहूर इन्वेस्टर है वॉरेन बुफे, वो 2006 में ये मलेशिया के पास के जी मैं आपकी करेंसी में लोन लेना चाहता हूँ डॉलर के अगेंस्ट। उन्होंने उनको $10 बिलियन का लोन मलेशियन रिंगट में दे दिया। उन्होंने उठा के वो $10 बिलियन का जो मलेशियन रिंगट में लिया वो सारा मार्केट में बेच दिया। नतीजा क्या निकला कि मलेशियन रिंगट की कदर 33% कम होगी। वो उस बंदे ने इतना वो बेचा मार्केट में कि डॉलर 33% महंगा हो गया, और थोड़े अरसे के बाद वो काफी सारी कमाई करके वहां से निकल गया। वो दिन और आज का दिन मलेशिया के प्राइम मिनिस्टर ने कहा जी हमने किसी भी फॉरेन करेंसी के लोन लेने की इजाजत ही नहीं देनी। आज आप भी ये करें, डॉलर को फॉर इक्विटी पर्पसेस बैंक में एज अ लोन ना मिले उसके अगेंस्ट, अभी डॉलर की कीमत 10% कम हो जाएगी। हम पाकिस्तानी विद ड्यू रिस्पेक्ट, बहुत सारे तो नहीं, बहुत थोड़ा से, वो पाकिस्तान के दुश्मन बने हुए हैं। उसी डॉलर को पाकिस्तानी बैंक में डिपॉजिट कराया जाता है और उसमें रुपये कन्वर्ट करके लोन लिया जाता है। जब पाकिस्तानी रुपए में लोन लेकर फिर डॉलर खरीदा जाता है, और उसको दोबारा जब आप खुद ही अपनी रुपए को बेच के डॉलर खरीदेंगे तो उसका अल्टीमेट इफेक्ट क्या होगा? डॉलर बढ़ता जाएगा। खुदारा ये पाकिस्तानी हुकूमत एज अ डॉलर जो आपकी है ना एज अ मॉर्गेज नहीं होना चाहिए किसी बैंक में। उसके बाद क्या होगा? डॉलर खुद ही सीधा होगा। इसको विदहोल्डिंग के नरगे में लाएं, अभी सीधा हो जाएगा। जितने ये ब्लैकी हैं सारे बाहर आ जाएंगे, इनके नाम पता भी बना। टाइम खत्म हो चुका है उमर साहब। आखिरी 30 सेकंड में आखिरी तजवीज इस बजट में जो पास होनी चाहिए सबसे जरूरी वो कौन सी है? मैं कहता हूँ डिफरेंट रेट्स को रैशनलाइज करें, डिफरेंट जो टाइम पीरियड्स है वो रैशनलाइज कर दें, लोगों को मारे मत। आपका टैक्स कम नहीं होगा, आपके रेट रैशनलाइज और पीरियड रैशनलाइज करने से आपका टैक्स कलेक्शन बढ़ जाएगी। और लोगों को सिंप्लीफाइड टैक्स रिटर्न्स और पीआरए की रिटर्न्स दें, एक पेज की रिटर्न दें, आपका टैक्स रेवेन्यू इंशाल्लाह ताला ज्यादा बढ़ेगा। उमर साहब आपको बहुत शुक्रिया, आशिक अली राणा साहब आपको बहुत शुक्रिया, मामून निसार साहब आपको बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। नाजरीन, आपने प्रोग्राम में हमारे एक्सपर्ट की तजावीज़ भी सुनी। कोई भी मुल्क जब तक तरक्की नहीं करता जब तक वो उसके अवाम खुशहाल ना हो। हमारा इस्लाम भी यही कहता है, और किसी भी दुनिया के जितने भी कवानीन हैं वो कवानीन भी यही कहते हैं, आम आदमी को रिलीफ देकर ही मुल्क को तरक्की की राहों पर गामजन किया जा सकता है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अफजल अय्यूबी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।